हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उजैर यूनुस है और आज की गुफ्तगू भी उर्दू में करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक बनूरी, चेयरमैन है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। इंट्रोडक्शन, लंबी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अगर सुन रहे हैं तो आप इनके काम से, इनकी रिसर्च से, इनकी पर्सनालिटी से फेमिलियर हैं। और मैंने सोचा कि आज इनसे बात की जाए ऑन द स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, क्योंकि इकोनॉमी का गहरा ताल्लुक हायर एजुकेशन, इनोवेटिव रिसर्च और उसकी कमर्शलाइजेशन से है। और अगर एक मुल्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एकेडमिक लेवल पे इन्वेस्टमेंट ना हो और उसका लिंक इंडस्ट्री से ना हो तो लॉन्ग टर्म में तरक्की करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज सोचा कि डॉक्टर साहब से इस पे बात की जाए। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। थैंक यू सो मच जी। बहुत वेरी हैप्पी टू बी डॉक्टर हियर। साहब, शुरू इस बात से करते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में या सोशल मीडिया पे जब हायर एजुकेशन की डिस्कशन होती है तो तीन ब्रॉड टॉपिक्स पे जो है डिबेट स्टार्ट होता है। एक तो होता है कि जी बजट कट हो गया और जो है अब स्कॉलरशिप्स और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है कंसर्न शो की जाती है, पर्टिकुलरली अमंग यंगर पीपल। दूसरा होता है कि जी हम जो रिसर्च करते हैं वो इतनी कटिंग एज क्यों नहीं है, उस रिसर्च से कमर्शियल इम्पैक्ट क्यों नहीं नजर आता, बिजनेसेस इनोवेटिव क्यों नहीं निकलते। और तीसरा है कि जी कोई स्कैंडल हो जाता है कि जी फेक पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं या पेपर मिल्स हैं और प्रोफेसर्स ने जो है वो किसी तरह का स्कैम चलाया हुआ है। तो आई वुड लव फ्रॉम योर परस्पेक्टिव, बिकॉज यूर चेयरमैन ऑफ द हायर एजुकेशन कमीशन, के व्हाट आर द इश्यूज प्लेगिंग हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान टुडे और उसका सोल्यूशन क्या है नियर टर्म मीडियम टर्म के अंदर। जी, ये जो तीन इश्यूज आपने रेज किए हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, बजा है कि फंडिंग का स्क्वीज है और नॉट ओनली हिस्टोरिकली लो रही है बट इन द लास्ट 3-4 years वो इट हैज बीन एक्सेप्शनली लो, मतलब नॉर्मल से भी बल्कि कम। और दूसरा जो है कि रिसर्च पे वी आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स। एंड थर्ड थिंग ऑफ कोर्स जो आपने बाकी बात की है, एकेडमिक स्कैंडल जो है वो दे आर यूबिक्विटस, हर साल कुछ ना कुछ चीजें ऐसी निकलती रहती एंड ऑल ऑफ देम हैव आर क्लोजली रिलेटेड। I took over as chairman HEC in May of 2018। तो वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से मुझे ये समझ आनी शुरू हुई कि कोई सिस्टम ऐसा नहीं बनाया गया जिसमें कि लोगों को जो इकोनॉमिक्स का टर्म है इंसेंटिव, के इंसेंटिव टू डू द राइट थिंग, विच मीन्स के अगर आप पैसे देते हैं किसी चीज के बट यू डोंट एक्सपेक्ट क्वालिटी, या आप कोई उसके ऊपर कोई ऐसा इवेल्युएशन सिस्टम सही नहीं लगाते हैं, तो देन you will not get quality. One thing which I've stated time and again, वो ये है कि 2002 से लेके 2022 तक, 2021 तक HEC ने कोई 75 अरब रुपए रिसर्च में इन्वेस्ट किए। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी से पूछते हैं कि इसके बदले में what have the people of Pakistan gotten as a result of this, तो there's almost a total silence कि यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है उसने कोई ऐसी रिसर्च प्रोड्यूस नहीं की जिसके बारे में हम एक किस्म का प्राउडली लोगों को बता सकें कि देखें हमारी वजह से इस मुल्क में ये डिफरेंस आया, ये चीज आई। लेकिन उसकी ये वजह नहीं है कि जी वो मतलब रिसर्च और लोगों को आती नहीं है, कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इफ यू गिव मनी and you have no evaluation system, and you cannot expect कि लोग जो है खुद से अपना वो करेंगे। सेकेंडली, हमने एक पूरा सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि लोगों से कहा कि जी आपने पर्चे लिख के छापने हैं इन वट एवर नॉन डिस्क्रिप्ट जर्नल्स। ये नहीं बताया लोगों से कि जी आपने कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, यू हैव टू ऐड टू द स्टेट ऑफ नॉलेज, यू हैव टू प्रोड्यूस सम सोल्यूशन। दिस इज नॉट समथिंग दैट वी हैव एवर आस्क्ड। इनफैक्ट मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि जब मैंने टेक ओवर किया तो उसके बाद मैंने देखा कि चूंकि हमारी रिसर्च की फंडिंग जो है उसमें प्रॉपर इवेल्युएशन सिस्टम्स मेरी दानिश में नहीं थे। उसके जो पैनल्स थे हम जो इवेल्युएट करते थे वो एड हॉक बना लेते थे, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होते थे। और
when I looked at the past experience, मुझे ये भी लगा कि उसमें favoritism काफी हुई होगी, क्योंकि उसका pattern जो है of the people who were getting this was rather strange. तो उसमें so I set up a more evolved system of evaluation. और उससे पहले हमने फंडिंग के सिस्टम को भी चेंज किया कि भाई the purpose is to add to the state of knowledge. So when you are actually submitting आप अपना जब रिसर्च प्रपोजल देते हैं तो आप हमें ये बताएं कि आपकी रिसर्च से किसी को क्या फायदा पहुंचे. So we had, और उसके लिए हमने $1 million, $1 to $1.5 million पर प्रोजेक्ट हमने रिजर्व किए हुए थे, और हमारा ख्याल था कि 25 या 30 हम वो देंगे, ग्रांट्स देंगे. We got more than 700 applications, 730 या कुछ ऐसी एप्लीकेशन आई. बट इन द एंड हम कोई 5 या 6 से ज्यादा फंडिंग नहीं कर सके उसके. और हमें काफी इसमें प्रॉब्लम भी हुआ, बिकॉज वी वर अंडर प्रेशर to allocate more, but we simply could not allocate क्योंकि लोगों को उस टाइप का प्रपोजल लिखना ही नहीं आता. Not only this, the surprising thing was कि हमने शुरू में एक ट्रेनिंग सेशंस इंट्रोड्यूस किए ताकि लोगों को जरा ब्रीफिंग दी जा सके कि आप जो है कैसे प्रपोजल लिखें, हाउ टू राइट अ गुड प्रपोजल, और उसका क्या ऐसे इम्पैक्ट होना चाहिए, एक्सेट्रा. एंड ज्यादातर लोग जो हैं वो ट्रेनिंग सेशंस में आने को तैयार नहीं थे. मतलब मुझे लोगों की ईमेल्स आती थी कि आई होप कि फॉर समबडी लाइक मी इट्स नॉट नेसेसरी. उनको मैं यही पूछने वाला था कि उनको लगता था कि जरूरी नहीं है उनके लिए, उनको मालूम है ऑलरेडी कि क्या करना है. वो जो होता है ना, जैसे कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट, कि वो लोग अपने आप को ज्यादा इवेल्युएट करते हैं, आपको बहुत ही वो है यू एक्चुअली डनिंग क्रूगर इफेक्ट. आपके ऑडियंस को शायद नहीं पता होगा, वो these 2 authors actually did an evaluation, और जिसमें उन्होंने कॉम्पिटेंस और कॉन्फिडेंस को वो किया था, कोरिलेट किया था. एंड व्हाट दे फाउंड इज के एट लोएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस देयर इज अ वेरी हाई कॉन्फिडेंस. वो लोग बहुत ज्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट समझते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, और फिर जब कॉम्पिटेंस ज्यादा होनी शुरू हो जाती है फिर उनको समझ आती है कि हमारे पास कुछ नहीं है, एंड देन द कॉन्फिडेंस लेवल कम्स डाउन, एंड देन अल्टीमेटली व्हेन द कॉम्पिटेंस लेवल रियली गोज अप तो फिर वापस जो है वो उसमें आती है. बट एट द लोअर एंड देयर इज अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल जो कि ये समझते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है. तो ये दिस वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ द डनिंग क्रूगर इफेक्ट, क्योंकि लोग हमसे यही कहते थे कि जी हमें तो जरूरत नहीं है इस चीज की. और मेरा हमेशा जवाब ये होता है, देखें इट्स नॉट हार्मफुल, आप सुन लें तो आपको शायद कोई फायदा होगा. द रिजल्ट इवेंचुअली वाज कि वी डिड नॉट फाइंड गुड प्रपोजल्स. तो उसके बाद फिर मुझे गवर्नमेंट ने चूंकि हटा दिया, उस दौरान में फिर समहाउ और द अदर इनको ज्यादा प्रपोजल मिल गए, उन्होंने ज्यादा ग्रांट्स दे दी. बट आई एम वेरी सस्पिशियस, क्योंकि अगेन द काइंड ऑफ the old system seemed to have come back in favor. The point that I'm trying to make is that वो ये कहते हैं कि if you, वो मेरा एक दोस्त था मोज़म्बिक का, वो मुझे हमेशा वो कहता है कि हमारा एक there's a saying in my country कि if you don't expect a banana from a papaya tree, you're right. कि अगर papaya tree से आप ये expect ना करें कि यहाँ से आपको केले मिलेंगे, तो ये बिल्कुल सही बात. तो हमने लगाया पपाया ट्री, और फिर हम कोशिश करते रहे कि इसमें से बनानास आते जाएं, तो बनानास तो नहीं आए, तो पपायाज आते रहे थे ना हमारे पास. तो अभी भी वो सिस्टम चल रहा था. देन वी आल्सो फाउंड कि वो इवैल्यूएशन की ठीक नहीं थी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कंट्रोल नहीं था, इवैल्यूएटर्स को इवैल्यूएट नहीं किया जा रहा था, लोगों के कमेंट्स जो हैं वो नॉन डिस्क्रिप्ट थे ताकि फिर लोगों को हेल्प नहीं मिलती थी वो करने के लिए. सो ऑल ऑफ दोज सिस्टम्स वी put in place कि इनको चेंज करें. So this was a major problem. The second major problem was कि they introduced these so-called journals जिसमें कि कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं, right? और फिर वो HEC खुद ही अपने तौर से कोई उनको नंबर दे के कह देता है कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी का है. And there was a lot of gaming जो कि इन जर्नल्स के साथ. और प्रोफेसर्स को ये कहा गया था कि जी आपने इन जर्नल्स में पेपर्स छापने हैं तो आपकी प्रमोशन हो. And since there was no quality control, in fact, some of the best known people in the country
आई विल नॉट टेक एनी नेम्स, उन्होंने अपने नाम से जर्नल्स खोले हुए थे, लोगों से पैसे लेके पर्चे छाप रहे थे. They were making a lot of money, but the result was that the academic standards were the quality of teaching, particularly graduate teaching, में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया. तो उसके बगैर चूंकि रिसर्च पनप नहीं सकती, तो उस डिक्लाइन की वजह से भी ये सारा का सारा प्रॉब्लम. तो और उस डिक्लाइन में सबसे पहली चीज जो है यही प्लेजरिज्म. नाउ टू कम बैक टू इट, देखें ये जो मसला है कि रिसर्च काम की नहीं हो रही, टीचिंग काम की नहीं हो रही, प्लेजरिज्म का एक स्कैंडल है जो बार बार ये निकल के आ रहा है. एंड ओवरऑल द सपोर्ट फॉर एजुकेशन is low, right? Not only financial support, but overall social support for higher education or political support is low. They are all interconnected. Once we set up this system, इस तरह से हमने एक माफिया टाइप का सिस्टम बना दिया, तो उसके रिजल्ट्स यही होंगे जो लो क्वालिटी के हम प्रोड्यूस कर रहे थे. एंड द रिजल्ट इज कि जो लोग बाहर हैं उस सिस्टम के, वो इसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं. Right? So when you talk to politicians, bureaucrats, वो हमसे ये कहते हैं कि और देखें जी आपके यहाँ तो प्लेजरिज्म हो रही है, पैसे ज़ाया हो रहे हैं, ये रिसर्च का क्या हो रहा है, etc. Although this system was set up over the last 20 years and people went along with it. तो जब तक हम उस सिस्टम को डिसमेंटल करके एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ बेस्ड ऑन मेरिट नहीं लगाएंगे, तो ये सारे इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स हल नहीं हो सकते. रिसर्च को ठीक करने के लिए हमें उसका प्रॉपर इंसेंटिव सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारा का सारा सिस्टम ठीक करना है. एंड आई हैड स्टार्टेड दैट प्रोसेस. इट वाज रिवर्स्ड अ लिटिल बिट इन माय एब्सेंस, बट थोड़ा बहुत उसके सीड्स हमने डाल दिए. जो प्रोफेसर्स की या जर्नल्स की, इन सारों की इवैल्यूएशन के सिस्टम सारा खराब था, उसको इम्प्रूव करने का हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है. अगेन देयर वाज सम रिवर्सल, बट होपफुली इट विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. Plagiarism was an epidemic for quite some time, continues to be an epidemic, mainly because people think the purpose of rules is not to improve your quality, the purpose is to sort of get around them, right? So वो हर जगह पे getting around the system is a very common phenomenon. So all of these are connected. मैं एक लफ्ज यूज करूंगा governance, कि हमारी एजुकेशनल गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है. एंड जब मैं आया HEC में, तो मेरा मिशन यही था कि मैं एजुकेशनल गवर्नेंस को इम्प्रूव करूंगा और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा. सो इफ वी ब्रिंग अप अदर क्वेश्चंस, आई कैन सॉर्ट ऑफ गिव एग्जांपल्स कि इसको कैसे किया जा सकता है और कैसे हम कर रहे हैं. तो शुक्रिया ओवरव्यू का. एंड आई थिंक एसेंशियली जो ऑलमोस्ट मेरी हर कॉन्वर्जेशन पाकिस्तानी इकोनॉमी के किसी भी सेक्टर में होती है, वो HEC में आपने जो डिस्क्राइब किया वही सिमिलर है. इंसेंटिव्स मिसमैच है, एक तरह से कैप्चर सिस्टम है, और उसके अंदर जो प्रिविलेजेस हैं या पैसे हैं वो यूज किए जा रहे हैं फॉर एडवांसिंग पेट्रनेज, नॉट एडवांसिंग रिजल्ट्स एसेंशियली. पाकिस्तान में ऑब्वियसली इस वक्त होल होस्ट ऑफ इश्यूज हैं. क्लाइमेट चेंज का है, एग्रीकल्चरल पॉलिसी का है, वाटर क्राइसिस है. जहां भी आप पॉलिसी के अंदर देख लें आपको प्रॉब्लम नजर आएंगे. इनोवेशन की जरूरत है, पाकिस्तान इनोवेशन स्टार्व्ड है. आपके नजदीक आर देयर पर्टिकुलर सेक्टर्स जहां आप चाहते हैं कि इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट प्रायोरिटाइज की जाए क्योंकि उसका एक इनहेरेंट लिंक है सोशियो इकोनॉमिक ह्यूमन डेवलपमेंट से? इफ सो वुड लव योर थॉट्स ऑन कि कहाँ, क्योंकि ऑब्वियसली फिस्कल कंस्ट्रेंट तो है और सिस्टम्स का भी इशू है, और वो फिस्कल कंस्ट्रेंट ओवरनाइट तो कहीं नहीं जाना. तो हमने अपनी रिसोर्सेज डिप्लॉय करनी है इन पर्टिकुलर एरियाज जहां इकोनॉमिक पाई ग्रो करे थ्रू इनोवेशन एंड रिसर्च. तो यू हैव एनी पर्सपेक्टिव कि कहाँ लीन इन ज्यादा करने की जरूरत है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? देखिए, लेट मी से 3 थिंग्स इन रिस्पॉन्स टू दैट. सबसे पहली चीज ये है कि पॉलिसी इटसेल्फ is now become a problem area. If you actually look at the governmental machinery, उसमें ability to make policy has virtually disappeared. So जब कोई आती है something by the name of policy, जब आप देखते हैं तो it's basically nothing more than
कि वो एक बंच ऑफ बुलेट पॉइंट्स हैं उनको एक लिस्ट में लिख लेते हैं, बहुत मेहनत करें तो उसको कोई 2-3 कैटेगरीज बना के उसके एक किस्म के सेक्शंस बना लेते हैं। लेकिन इट्स बेसिकली वो ऐसा लगता है कि आपने कोई 8-10 बंदे एक कमरे में जमा किए, सबसे कहा तुम्हारा क्या ख्याल है, किसी ने कोई हाथ रेस किया कि जी मेरा ये ख्याल है, आपने सब चीजों को बुलेट पॉइंट्स पे कर लिया, फिर कुछ लोगों ने मिलकर कहा कि अच्छा ये 5 बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे, ये 5 यहाँ पे, ये 5 यहाँ, बट नो अटेम्प्ट कि जी इसकी प्रायोरिटाइजेशन कैसे होगी, अगर हम ये करेंगे इसका क्या नतीजा निकलेगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, कहाँ पे हम एफिशिएंसी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी और चीजें। इस पे कथा कलामी माफ, बिकॉज ये रेजोनेट करता है मेरे से, इन द सेंस के अभी जब पेट्रोलियम सब्सिडी इशू हुई थी 3 महीने पहले, तो मैंने एक सवाल किया था फ्रॉम वन ऑफ द पीपल हु वर पुशिंग द सब्सिडी एंड वाज इन द रूम, और सवाल ये था कि आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, क्या प्राइस अगर कट कर रहे हैं तो उसका डिमांड फंक्शन क्या है? डिड नॉट गेट एन आंसर, एंड आई वाज लाइक, ये आपने कैसे पॉलिसी बनाई है सब्सिडी की जहां आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही नहीं पता प्रोडक्ट की? So, I mean, you've actually hit the nail on the head. The thing is, let us say that somebody has done some work on the price elasticity of demand, right? Of energy demand or petroleum demand. There are no takers because the consumers of that product, of that research, have no clue कि ये चीज भी important है, इसको कैसे यूज करना है, उनको समझ ही नहीं है। और ये लोग बैठे हुए हैं, दिस, आई मीन, ये देखें, दिस इज समथिंग दैट वी, ये हमारे मुल्क में ये कैपेसिटी थी, सो मैं जब देखता हूँ हमारे 50, 60, 70s, उस जमाने में जो हाई लेवल पॉलिसी मेकिंग एक वो था, कम्युनिटी थी, उसमें देयर वाज अ लॉट ऑफ कैपेसिटी, लोग जो हैं इन चीजों को समझ के इसको अप्लाई कर सकते थे। लेकिन 70s में जब से ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम होने शुरू हुए हैं, उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि हमारी गवर्नेंस कैपेसिटी को बिल्कुल डिसिमेट कर दिया गया। पहले गवर्नमेंट की सैलरीज को कम किया गया, उनके बेनिफिट्स कम किया गया, पीपल स्टॉप कमिंग इनटू गवर्नमेंट, फिर उनकी दी ability of people to learn in their positions, to use that experience to learn and move forward, वो सारी चीजें खत्म की गई हैं। अब तो आप देखें कि the entire bureaucracy has become deprofessionalized, उसमें आपको प्रोफेशनल लोग मिलते ही नहीं हैं। The reason obviously is that you get into the bureaucracy and you don't advance on the basis of merit, you advance on the basis of your connections, and so obviously intelligent people will then spend all their time building connections rather than building their capacity to undertake some good work and all that. So this is a long process which has deteriorated. So मेरे ज़हन में अब ये है कि the ability to make policy is itself an endangered species, और उस endangered species को हमने protect करना है, and any other research that we produce can only feed somebody who is willing to use it. And if that consumer is not there, it's like whistling in the dark. So एक हमें काफी ज्यादा इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है। हमारी एजुकेशन सिस्टम में वन ऑफ द वीकनेसेस इज कि हमने सारा फोकस ये लगाया कि क्या फील्ड क्या होनी चाहिए और ये टेक्निकल स्किल्स, लेकिन एक किस्म का प्रोफेशनलाइजेशन के ऊपर हमने फोकस नहीं किया। द इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, द एबिलिटी टू लर्न, कोई ऐसी, आई मीन, इवन थिंग्स व्हिच आर नॉट, जैसे आपने ये सवाल पूछा प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, नो, द थिंग इज, सपोजिंग यू आर अ मिड लेवल ब्यूरोक्रेट, इट्स नॉट रॉकेट साइंस फॉर यू टू फिगर इट आउट, बट यू डोंट, बिकॉज देयर इज नो इंसेंटिव इन फिगरिंग इट आउट, राइट? द इंसेंटिव इज कि जी आप मीटिंग में आके जो शोर शार करें ताकि लोग आपको नोटिस कर लें, कोई आपके कनेक्शन बन जाए, फिर जो भी पॉलिसी होगी देखा जाएगा उसका क्या करना चाहिए। सो एक तो मेरा ये पॉइंट है जो कि उसको डेवलप करने की जरूरत है, और हमारी सारी कोशिश ये थी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, it should be oriented in a direction in which it teaches people the skills that are required rather than those superficial skills which are sort of एक narrow niche में जो चले जाते हैं। दूसरा मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, जैसे आपने कहा, थिंग्स लाइक क्लाइमेट चेंज, financial crisis, terrorism, crime,
corruption, water scarcity, food security, these are all major issues. तो हमने गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज को खत लिखा था HEC ने कि जी आप हमें बताएं कि आपके कौन से इश्यूज इंपॉर्टेंट है। कुछ उन्होंने लिख के भेज दिए, कुछ हमने अपने तौर से, मगर ये सारे चीजें हमने एक हाई लेवल पे वो कर दी हैं। तो बेसिकली हमने उन लोगों से ये कहा था जो रिसर्चर्स थे कि आप हमें बताएं कि इन मेजर इश्यूज में आपकी रिसर्च कैसे कंट्रीब्यूट करेगी। एंड एज आई वाज ट्राइंग टू से कि वो लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे हम डेमोन्स्ट्रेट करें। बी दैट एज इट में वो एक ब्रॉड लेवल पे हमने कर दिया। नाउ गोइंग बिलो दैट ब्रॉड लेवल, आई डोंट थिंक कि उसमें इतना वो है बेनिफिट है, क्योंकि देखें रिसर्च इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 थिंग्स। देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिमांड, दैट मीन्स के आई वांट पीपल टू डू रिसर्च लेट्स से ऑन एजुकेशन, कि अगर हमने ये पॉलिसी की तो इसका क्या नतीजा निकला, अगर ऐसे किया तो इसका क्या नतीजा निकला वगैरह, आई वांट पीपल टू डू इट। लेकिन उसमें जो अगर डिटेल्स है, that obviously has to depend upon the motivation of the researcher, right? Somebody who gets excited by a particular idea, they will produce far more valuable work than if I force them into a kind of a Procrustean bed कि जी आप और चीजों को छोड़ दें बस इसमें आ जाए, right? So it's always a kind of a dance between the researcher and the consumer, right? So the researcher will basically say कि जी मैं इन चीजों के बारे में excited हूँ, this is what I want to find out more about. And you have to let them find out more because that's where the innovation lies. So I don't want to be overly prescriptive about it, but I do want to set out a kind of a broad framework which ताकि लोगों को समझ में आए कि जी ये हमने इस डायरेक्शन में जाना है। So you understand कि पाकिस्तान में चूंकि वो कुछ भी नहीं हो रहा, तो there is a tendency to be overly prescriptive कि हर चीज हम ही बताएं। मेरे पास जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कई दफा ये रिक्वेस्ट आती थी लीविंग द रिसर्च फील्ड कि जी आप स्टूडेंट्स को बताएं कि वो क्या पढ़ें। मैंने कहा जी स्टूडेंट्स जो पढ़ेंगे सबसे पहले तो उनकी अपनी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। इफ समबडी वांट्स टू स्टडी समथिंग दे विल एक्सेल इन इट, इफ दे डोंट वांट दे विल नॉट एक्सेल इन इट, एंड or maybe they won't do as well as they could have in other things. So I want to encourage the students to think about what they want to study, and I want to make it possible for them. Number 2, it depends on who are our teachers. उनको पढ़ाना आता भी है कि नहीं आता। जो चीज हमें पढ़ानी आती है वही हम आपको पढ़ाएंगे, जो हमें नहीं आती वो हम आपको नहीं पढ़ा सकते, right? But we can actually prepare you कि आप जाके कहीं पे वो कर लें। So the second thing is कि obviously the teachers, the capacity of our system has to be kept in mind. And of course the third thing is कि as long as we are teaching them the ability to learn, right, then all we need to do is to provide a base ताकि वो खुद जाके सीखें। तो ये तीनों चीजों को अगर हम अटेंशन नहीं देंगे तो लोग सही तरह से नहीं सोचेंगे। नाउ यहाँ पे टेंडेंसी हमेशा इससे ये रही है कि नहीं जी आप प्रेस्क्राइब करें, आप उनको बताएं कि जी आपने क्या पढ़ा। आप उनसे कहें कि जी आपने फारसी नहीं पढ़नी, आपने फिजिक्स पढ़नी। मैंने कहा जी अगर if I get some good students who understand language, our society would be better off. I want to get good students in there. So if some good students want to learn it, I want to encourage them. It doesn't matter which field they go in. What you want to do is कि जी आप उनकी जो genius है उसको elicit करें. It's the same thing in research. You really want to encourage the faculty member, the researcher, to apply their mind to things about which they get excited by. Right? You do want to throw things in their lap, but you basically want to leave it to them ताकि वो खुद से करें. Right? So I hope it resonates क्योंकि मुझे याद है मैं 2007 में बॉस्टन गया एट बेंटली यूनिवर्सिटी, एक छोटा सा बिजनेस स्कूल है और उसका जो कोर करिकुलम बिजनेस था, बट मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज अल्टीमेटली ओवर 4 years जो है वो लिबरल आर्ट्स के होते थे। यू कुड चूज व्हाट एवर यू वांटेड। तो मुझे पहले सेमेस्टर में याद है मेरी पाकिस्तान में दोस्तों से, फैमिली मेंबर से बात हुई तो वो कहते तुम कोर्सेज कौन से ले रहे हो? तो मैंने कहा जी मैं सोच रहा हूँ कि एक हिस्ट्री ऑफ द इनलाइटनमेंट का कोर्स लूँ, एक फिलोसफी 101 लूँ
और एक बायोलॉजी, तो परेशान हो गए कि तुम बिजनेस स्कूल गए और तुम ये तो उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है बिजनेस से, तो क्या पढ़ रहे हो। तो बट इट वाज अमेजिंग क्योंकि वो एक्सपीरियंस ऑफ एंगेजिंग माय ओन इंटेलेक्ट सॉर्ट ऑफ शेप, राइट, वो कॉन्स्टेंट रीलर्निंग की जो जिद्दोजहद होती है वो उससे निकलती है। और आई थिंक लिबरल आर्ट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। वी अंडर एस्टिमेट स्पेशली इन साउथ एशिया writ large the role of liberal arts in sort of creating and shaping your mind for a long term. एक सवाल जो मेरे नजदीक रहा है एंड आई वुड लव योर पर्सपेक्टिव ऑन, वो ये है कि अगेन फ्रॉम माय अंडरग्रेड एक्सपीरियंस, हमारे जो बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, ही वाज अ बायोटेक एंटरप्रेन्योर, और वो बायो 101 पढ़ाते थे और फिर वो आगे जाके बायोटेक एंटरप्रेन्योरशिप का क्लास भी पढ़ाते थे। एंड आई रिमेंबर आस्किंग हिम के व्हाई आर यू टीचिंग अंडरग्रेड्स इन सॉर्ट ऑफ फ्रेशमैन ईयर। तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो कहते थे कि जी some of you may end up taking my entrepreneurship course, उसमें से आप जब अपनी मास्टर्स बैचलर्स रिसर्च करोगे तो कोई इंटरेस्टिंग सा आइडिया जाएगा, वी मे कनेक्ट एंड दिस इज हाउ आई कमर्शलाइज आइडियाज मूविंग फॉरवर्ड इन द बॉस्टन बायोटेक सीन बेसिकली, राइट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, आई हैड नो आइडिया कि कमर्शियल अंडरग्रेड से लेके आगे तक इस तरह कमर्शलाइजेशन होती है रिसर्च की। पाकिस्तान में इसके एवेन्यूज क्या हैं? व्हाट्स योर थॉट अबाउट मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन जहां एक सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री, एकेडेमिया और पब्लिक फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट का एक लिंक हो, जहां वी आल्सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन not just research but entrepreneurs who are innovative and create industries of the future essentially? देखिए ना, I think जैसे the way you have approached it, this is the right way to approach. The approach really has to focus on the person, not on the field, on the person, right? So the main thing is that if I can get people excited about some issues, then they will find solutions. If I can't get people to be excited about those issues, हम उस फील्ड में पैसे डालते रहें, हमें वही रिसर्च मिलेगी जो इस वक्त हमें मिल रही, right? I mean, every paper that I have looked at, which we have funded, I mean, maybe it's just not a non-random sample, लेकिन every paper that I've looked at has been trash. अगर कोई मेरा स्टूडेंट लिखता तो मैं शायद उसको पास भी ना करता, right? But वो किसी ने 5 करोड़ ले लिए, किसने 20 करोड़ रुपए दे के दे हैव डन दिस सो कॉल्ड रिसर्च, और वो लेके आ जाते हैं कि जी ये हमने आपके लिए किया। नाउ सो दैट इज नॉट द पर्पस। द पर्पस रियली इज टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ पीपल who would be committed to asking questions, who would be committed to giving you the honest view of what this thing is, and who would have the skills कि इन सवालों के जवाब कैसे ढूंढे जाते हैं, बाकी उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। हमने चूंकि ये सिस्टम में इन्वेस्टमेंट नहीं की, हमने सिर्फ उनसे कहा कि जी आपने पर्चा छापना है, कोई पढ़ेगा नहीं, आपने कहीं पे छाप देना है और उसके बाद आपकी प्रमोशन हो जाएगी। सो लो एंड बिहोल्ड, दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग। Now, this is where what I have tried to do in the last 3 years is to turn that engine around, right? So one by one, पहले मैंने जर्नल्स के सिस्टम को थोड़ा सा वो किया, स्ट्रीमलाइन किया, फिर रिसर्च के लिए जो है एक ओवरसाइट के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया, फंडिंग के सिस्टम को चेंज किया, उसमें जो सारा ये डिस्क्रिशनरी और फेवरेटिज्म थे उस चीज को कंट्रोल किया, काफी हद तक कंट्रोल किया, in order to move that engine in the right direction. We are also have sort of brought in some minor changes in the incentive systems facing professors in terms of their recruitment tenure, but that's a larger problem in which we are still struggling कि इसको कैसे improve किया जाए। लेकिन ये सारा का सारा हम उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो फिर चीज ठीक होगी। So right now it's basically वो जो कहता है एक low level equilibrium trap में it's stuck. People are comfortable in that system. They are sort of milking the system for all it's worth and not producing anything. और वो खुश हैं इसमें, And even though my advice to them is कि जी अगर आपको ये जो काम हम कह रहे हैं ये करना आ गया, तो the world will open up to you, right? All of a sudden you will find कि ये सारे जो financial और दूसरे limitations वो सब खत्म हो जाएंगे. You'll become more confident, more self-reliant, and even your personal situation will improve. लेकिन when you're in a low-level equilibrium track, वो लोगों को नजर नहीं आता, right? So there has been quite a lot of resistance to this, and as I said, one by one इन चीजों को ठीक करने की जरूरत है.
My own view is that the only way in which it could be done is the way in which I had approached this case. पूरा एक incentive structure को हम transform करें. Yeah, I like the incentives approach in general. I think low equilibrium trap जो है वो across the political economy हमें नजर आता है कि again elites are fighting over shrinking pie कि इसका क्या करना है, and my response always to them is कि इस pie को बढ़ाना शुरू कर दो. Even if your share decreases in that growing pie, you will still have cumulatively more, right, to eat. Absolutely. But वो बड़ा मुश्किल है समझाना. अच्छा, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये था. I mean, if I say कि blue sky thinking करते हैं, resource is not a constraint in Pakistan. The system is sort of open to, not as resistant to change as it usually is. What would be your sort of key sort of initiative push जहाँ आप चाहेंगे कि, without resource constraints, if everything was open under the sun, here's where I would take a higher education in Pakistan? Yeah, the major things which I would do, and I've tried to introduce them at a pilot level. One thing, of course, is that I would like us to start rewarding people with real potential. Right? Let's say if I take natural sciences. So I would say, here is a professor, let's say in Punjab University, जो कि मुझे लगता है कि this person has a long-term potential. I would build a lab around it. I'd basically say, look, here is money for 10 years. You just build yourself, you get research assistants, you get your graduate students. I'll build a lab around them, not for the university, but around them. कि आप करें. उनसे मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि आप मुझे बताएं कि कौन सा मसला हल करें. So if somebody says कि I want to come and solve the problem of energy security, या batteries, या water scarcity, या जो भी चीज करना, उनके लिए मैं एक lab बनाना शुरू करता हूँ. So I would like to give them a properly endowed system ताकि वो अपने काम को build कर सकें. Of course, that also requires a proper evaluation system and so forth. But I would like to build a network of labs like this, rather than to sink our money in the so-called research centers that we have done without any consequence that we have seen. If you go back, HEJ इसी तरह बना था कि सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब interesting काम कर रहे थे, उनके गिर्द एक lab बना दी. Unfortunately, it got taken over by people whose only interest is commercial. And I mean, commercial not in the sense of producing commercial product, but in the sense of benefiting itself. And then it kind of declined. But that's one element. The second thing is that I also would like कि जी हम जो हमारे best universities हैं, उनका एक image बताएं universities को कि जी अगर आपने best university बनना है तो आपको ये काम करने की ज़रूरत है. If you do all of this work, we will allow you to compete. And if you compete and you get that mark of imprimatur, तो फिर हम आपको एक proper endowment देंगे ताकि आप आगे अपना काम इसको build कर सकें. और उसमें सबसे ज़्यादा important चीज़ ये होगी कि वो अपने governing system को ठीक करें, जो इस वक्त it's completely short. I mean, public sector universities have no governing system to speak of. I mean, a lot of it is just ad hoc because based on the legal system that we have. So what I would like is to use the financial incentives to encourage excellence rather than to encourage, basically leakages, जो इस वक्त हम encourage कर रहे हैं. Right? So, but you can see that, there's a kind of a pattern to what I'm saying. Let us reward excellence and use that as a kind of a magnet to pull the others behind it. Right? इस वक्त जो है चूंकि वो excellence का कोई reward नहीं है, the reward really is in how to game the system. Everybody is gaming the system. Right? We need to shift the focus elsewhere, and that does require money. So if I had, let's say, 100 billion rupees to spare, I would basically say, look, I'm going to encourage people to come up with brilliant ideas so we can build laboratories for them, and give them the laboratories. कोई कहे जी मैंने कैंसर का वो इजाद करना है, कोई सोशल साइंस में आ जाए, करप्शन के लिए मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, and we feel that this person has potential, let's provide them with the resources to do this research, etc., right? तो इस टाइप की एक चीज भी. और इसी तरह जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इम्प्रूव करें पहले से भी,
और फिर then provide the funds for them to continuously reform their operating system. And that too is actually a large ticket item, which we'd like to go towards. So I think those are, no, this is excellent stuff. And I think, again, from a scale perspective, right, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी उस मुल्क का potential इतना ज़्यादा है कि even if you have 3 to 5 islands of success as labs, right, initially, तो उसमें अगर result आने लग जाता है तो जो scale है, you can scale it up so rapidly and the impact can be so huge that, again, it's that low equilibrium जो है वो break हो जाएगा बहुत जल्दी. So I wish you all the best with that. I think from an economic perspective, my view always has been that Pakistan has to innovate out of this problem that it faces today. It has been there for decades, and it's not rocket science to solve for it. I think you're right that it's an incentives mismatch. Like, kyunki Pakistani or South Asia ke log by general, we live in a state of scarcity. तो जब आप scarcity में होते हैं, तो आप जुगाड़ करने की आप में एक सलाहियत होती है. अब उस जुगाड़ को अगर आप पॉजिटिव तरह से चैनल करने लग जाएं तो इम्पैक्ट इज ह्यूज. लेकिन इंसेंटिव्स गलत होंगे तो जुगाड़ दूसरी तरफ जाएगा, व्हिच इज गोइंग टू बी व्हाट वी आर बिगिनिंग टू सी टुडे अक्रॉस द कंट्री. जाते जाते लास्ट क्वेश्चन आई ऑलवेज आस्क माय गेस्ट दिस, लाइक व्हाट आर 2 or 3 बुक्स दैट यू वुड रेकमेंड फॉर द लिसनर्स टू पिक अप, रीड, पे अटेंशन टू? यार आजकल चूंकि आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, तो एक किताब जो मैं बार बार लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ वो है रॉबर्ट पिर्सिग्स वेरी फेमस बुक ज़ेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस. पुरानी किताब है, about 50 years old now, but it is still as fresh as when it was first written. Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Don't be fooled by the title. It's a book on philosophy, and it's really a book about quality. जो उसका एक concept है of metaphysics of quality, कि quality is something which is really what is human about us, and what is, to put the right word on it, what is really divine about us as a species is our understanding of quality. Agar ye na ho, so then our entire species sinks down to a kind of a more animal existence, right? And so this is a question that he grapples with, and he grapples with it very, very beautifully. तो एक तो ये चीज मैं लोगों को आजकल बहुत ज्यादा रेकमेंड कर रहा हूँ. There are lots of other books जो कि अगर आप if we talk for another hour, I'll continually throw books at you. But one which I would probably, I've sort of had some occasion to go back to. उसमें मेरा अपना भी कुछ काम है, मगर other colleagues have done some excellent work. There's a group of us in Wider in the year 1990, जब हमने कुछ इनोवेटिव किस्म का काम किया था. एक किताब है by Stephen Maglin and Frederick Apfel Maglin. It's called Dominating Knowledge. It's about the philosophy of knowledge, and philosophy of knowledge applied particularly to so-called developing countries. So Dominating Knowledge is actually a very, very exciting book. And I think if people were to go back to it, they would find much that they would find exciting. I do feel that I need to sort of talk about some more recent works, but since you just asked me to name 2 of them, I will just name those 2. Oh, those are great recommendations, and I think the first one I am going to order on my Kindle and see if I can find it and read it, because again, it's one of those things that, मैं खुद more and more as I get a bit older go towards the classics or books written back in the day. तो कल परसों मुझे कोई recommend कर रहा था, there's a book written about Russia and how Russia views its peripheries from the year 2000. This is pre-Putin. And I want to read it because I want to get a snapshot of like the old research about the old Russia given the moment in time today. And I think a lot of times we forget to look back at history and see how even 2 decades ago the world was a bit different than what it is today. So thank you for the recommendations. Thank you for your time. Wish you all the best. I think you are doing God's work in terms of reforming higher education in Pakistan, and we have to innovate our way out of this, and that's not possible without a vibrant higher education sector in the country. So wish you all the best, and inshallah when I'm in Pakistan next, I would love to meet you and catch up more. We'll do that. Thank you. So much. Thank you.